हमारे समक्ष मंजेश जी बैठे हुए हैं। इनका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस या सिविल सेवा परीक्षा में जिला पूर्ति अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। मंजेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद और कृपा जो है मुझे सफलता तक ले आया है। इसके लिए मैं सर आपको हार्दिक दिल से बधाई देता हूं सर कि आपने जो मुझे मार्गदर्शन दिया सर। धन्यवाद। मंजेश जी के संदर्भ में बता दें कि ये वायुसेना से जुड़े रहे हैं और वायुसेना का ध्येय वाक्य है नभः स्पृश दीप्तम, और उसको ये चरितार्थ भी कर रहे हैं। नभः माने आकाश, स्पृश माने छुओ, आकाश की ऊंचाइयों को छुओ और क्या करो, दीप्तम माने प्रकाशित रहो, प्रकाशमान रहो, निरंतर ज्योतिर्मान रहो। तो ठीक इसी प्रकार से एक वायुसेना का सैनिक उस ध्येय वाक्य को चरितार्थ करता हुआ एक सिपाही से, उसके बाद या सार्जेंट से, अभी उन्होंने बताया, अभी हम अपने संदर्भ में बताएंगे कि एक सार्जेंट से या एक जो वहाँ का सिपाही होता है, वहाँ से लेकर के आज जिला पूर्त अधिकारी तक की यात्रा गतिमान है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ गतिमान है कि भविष्य में इन्हें इसका जो प्रॉपर पद है पीसीएस का, उसे भी प्राप्त करना है। डिप्टी कलेक्टर के रूप में यहाँ पर ये बैठेंगे। तो ये इस संदर्भ में भी बहुत बधाई के पात्र हैं। और तमाम ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि हमें सेवा के कारण मौका नहीं मिल पाता है या दिक्कतें होती हैं, तो इन्होंने अपनी सेवा के साथ न्याय किया। अनौपचारिक वार्ताक्रम में वार्ता हुई थी, तो जो परिवार है उसके साथ न्याय किया, बच्चे हैं उन और पूरा एक परिवार है उसके साथ, मतलब एक जो रोल सेट होता है, भूमिका की स्थिति होती है, भूमिका की संस्कृति होती है, भूमिका का संकुल होता है, उसके साथ इन्होंने पूरा माई स्टेटस एंड ड्यूटीज के को चरितार्थ इन्होंने किया है। मंजेश जी, मैं चाहूँगा कि आप अपनी इस यात्रा के संदर्भ में जो आपकी शिक्षा दीक्षा रही है और जो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है और जो आपकी सेवा रही है उसके संदर्भ में संक्षेप में बताएं। मैं मंगेश मौर्य हूँ सर। मेरा जिला पूर्ति अधिकारी पद पे हुआ है यूपी पीसीएस 2023 से। मैं भारतीय वायुसेना में 19 साल 2 महीने जो है सेवारत रहा हूँ। और मेरी शिक्षा दीक्षा मेरे होम डिस्ट्रिक्ट भदोही से हुई है इनिशियली ग्रेजुएशन तक, और उसके बाद मैंने पीजी जो है इग्नू से किया था सर। तत्पश्चात मैं वायुसेना में चला गया, मतलब गया तो मैं सर 2003 में था। बाकी शिक्षा दीक्षा मैंने पत्राचार के माध्यम से कंप्लीट की। मेरे फैमिली में मेरे माता पिता, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे हैं सर। और सर्विस के दौरान भी मतलब सिविल सेवाओं का ख्याल आया, हालांकि हमारे जो ग्रुप था वो शुरू से सिविल सेवाओं के प्रति इंक्लाइंड था। तो इस वजह से जो मैं लगातार तैयारी करता रहा और वर्तमान में सर आपके साथ। तो ठीक है, ये जो आपकी यात्रा रही इस रूप में आगे बढ़ी। एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जैसे अभी आपने ग्रुप्स की चर्चा की कि तमाम लोग थे जो सिविल सेवा के प्रति रुझान थे, तो पहला क्षण कौन था जिसने एकाएक प्रेरित कर दिया आपको कि नहीं, अब मुझे इसी सेवा में जाना है? 2002 में जब हमने इंटर पास किया तो हमारे एक मित्र हैं विनोद दुबे, समीक्षा अधिकारी हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम पीसीएस की तैयारी करेंगे, पीसीएस बनेंगे। और तभी से हमारे ग्रुप में ये चल रहा था कि मतलब पीसीएस बनेंगे। इस दौरान सेवा के दौरान मैं नई दिल्ली में पोस्टिंग रहा, तो वहाँ जेएनयू में मुझे काफी इंटरेक्शन का मौका मिला, जिसमें से कई लोग अभी आईएएस आईपीएस हैं। तो इस तरह मेरे दिमाग में सतत जो है यह प्रक्रिया चलती रही कि तैयारी कर रहा था और साथ में बनना है। तो यही एक क्षण थे, मतलब लगातार चला है, कोई पर्टिकुलर मोमेंट नहीं था सर। जी। एक सतत चलने वाली प्रक्रिया थी। ठीक है, तो फिर आप इस तैयारी में जुड़ गए। जुड़ने के पश्चात फिर क्या, कैसे आपकी सफलता की दर रही और कैसे एक अभ्यर्थी से लेकर के जिला पूर्त अधिकारी तक में यहाँ पर आए? मतलब मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यात्रा जानना चाहता हूँ आपकी। जी सर, मेरा यह 7वां मेंस और तीसरा इंटरव्यू था जी। और मैं चूंकि सेवा में था तो मेरा प्राथमिकता सेवा था। मुझे लगता था ड्यूटी प्राइम, मतलब सबसे आपकी प्राइम ड्यूटी है तो उसको करिए, उससे समझौता नहीं होना चाहिए। तो मैंने तैयारी को जो है सेकेंडरी पे ही हमेशा रखा। लेकिन पिछले साल 15 अगस्त 2022 को मैं सेवानिवृत्ति के पश्चात जो है पूरी तरह से पिछले 1.5 वर्षों में इसी के प्रति समर्पित था सर। जी। तो प्रारंभिक परीक्षा की स्थिति, मतलब आप जैसे बताया कि मेंस तो निरंतर प्रारंभिक परीक्षा में आप सफल होते ही रहे हैं, और क्या संक्षेप में 2 वाक्यों में कि क्या रणनीति रहनी चाहिए जो व्यूअर्स है, जो दर्शक हैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या करना चाहिए? देखिए सर, इसके पहले आपने 2 इंटरव्यू लिए हैं, अभी शिवम गुप्ता जी का और सनी पांडे जी का। मुझे लगता है वो बेहतर कैंडिडेट हैं, क्योंकि मैं बहुत ही अनकन्वेंशनल ढंग से पढ़ने वालों में था। मुझे ये लगता था
आप पढ़िए वही जो एग्जाम में आता है। तो मैंने अगर अगर किताब का नाम लेना चाहूँ तो प्री क्लियर घटना चक्र है, जिसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ा था और मैं सिर्फ उसी को पढ़ता रहा। इसके अलावा करंट को आप 2 सोर्सेज से करिए, जैसे शिवम गुप्ता सर ने बताया था कि उन्होंने क्रॉनिकल की हाफ ईयरली मंथली मैगजीन जो आती है उसको, और आई दृष्टि आती है, और अगर आपका समय पीछे घटना साथ देखिए तो करंट आपका लगभग 80-90% हो जाता है, और कभी भी 100% कोई चीज होती नहीं है, आइडियल होती है। तो बाकी घटना चक्री मैंने पढ़ा, इसके अलावा मैं नहीं पढ़ा। तो इसलिए मैं कहूंगा सर कि यह एक मैं आइडियल व्यक्ति नहीं हूँ जो सोर्सेस के बारे में बता सके, और जो पिछले 2 जो टॉपर्स के आपने वीडियो डाले हैं मुझे लगता है वो मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से बताए हैं सर। चलिए, बहुत अच्छा है कि आप में ग्रुप फीलिंग है। जी सर। सर मैं हमेशा टीम वर्क परस्परम भावयन्तः, ये श्रीमद् भगवद गीता का वाक्य है। वो कहते हैं, मतलब इसी भावना को और ऊंचाई के रूप में वो स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य और देवता एक दूसरे को हमेशा भावयन्तः माने प्रसन्न करते हुए आगे बढ़े। जी सर। मनुष्य अपने यज्ञों के द्वारा और देवता अपने आशीर्वाद के द्वारा या अपने जो समृद्धि प्रदान करके, तो वही चीज यहाँ पर भी है, परस्पर देवो भव। जी सर। हमारा ये भाव है, और ये परस्पर देवो भव का भाव मनुष्य के संदर्भ में तो है ही, और जैसे मनुष्य में भाव आ जाता है वो देवताओं की ओर अग्रसर होने लगता है। ठीक है, शिवम जी का कोषाधिकारी में और सनी जी का डिप्टी एसपी में चयन हुआ है, और आप भी मतलब मंजेश जी इसमें जिला पूर्ति अधिकारी के रूप में, जो त्रिवेणी है, बढ़िया, एक खजाने का मालिक है, दूसरा सुरक्षा व्यवस्था और तीसरा पूर्ति करेगा। तो इस प्रकार से जी सर, ये चीजें बिल्कुल गति करती रहेंगी और ये आगे भी प्रगति करती रहें। तो अब मुख्य परीक्षा में हम आते हैं। मुख्य परीक्षा के रूप में क्या आपका स्ट्रेटजी रही है, रणनीति रही है, और विशेष रूप से हिंदी और निबंध के संदर्भ में? जी सर्वप्रथम मैं हिंदी और निबंध से स्टार्ट करना चाहूंगा। मैं पहले मेंस में लगभग 200 के आसपास हिंदी में पाता था, फिर बाद में मैंने निबंध मिला करके। जी सर, बाद में अंग्रेजी माध्यम में मैं कन्वर्ट कर लिया अपना जीएस के पेपर्स, तो मेरा हिंदी निबंध में 170-80 से नीचे आने लग गए हैं। तो इस दौरान मैंने सर एक डिप्टी एसपी लास्ट बैच में आपके शिष्य हैं सर राज सोनकर जी, उनके माध्यम से मुझे पता चला आपके बारे में। तो मैंने आपके सारे जो टेलीग्राम चैनल है, प्रज्ञा प्रवाह चैनल है, उसके वीडियोस को मैंने देखना शुरू किया, और साथ में मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया था रिजल्ट 2023 का कुछ भी हो, और मैं जो है पहले आपको ज्वाइन करूंगा। यही कारण है सर, शायद 29 सितंबर को मेंस खत्म हुआ है और मैं आपसे 5 अक्टूबर को आपका जो है बैच ज्वाइन कर लिया। हमारे बहुत सारे लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैंने आपका चैनल ज्वाइन किया। हालांकि मैं आपका शिष्य बहुत पहले से था, जो आपके टेलीग्राम चैनल, प्रज्ञा प्रवाह यूट्यूब चैनल को देखता था सर। जी जी। और जहां तक जीएस की बात है सर, तो फिर मैं वहीं पे कहूंगा कि यही लोग बेस्ट बताने वाले हैं। मैं तो घटना चक्र पढ़ा था, लेकिन मेरा जो एक अलग चीज था जो मैं मानता था, मैं हमेशा रिवर्स इंजीनियरिंग में विश्वास रखता हूँ। मतलब कहीं आपको जाना है तो पहले डेस्टिनेशन आप देख लीजिए, फिर वहां से वापस आइए, तो आपको रास्ता पता रहेगा। तो यही मेरे साथ था कि आप जब क्वेश्चंस को, आपके रैंक कौन दिलवाता है? आपका एक अच्छा आंसर, मतलब एग्जामिनर और आपके बीच में आपकी जो कॉपी है सर, वही आपको जो है रैंक दिलवाएगी। तो पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंस ज्यादा है उस ज्ञान का एप्लीकेशन आप पेपर में कैसे करते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, उसको लिखना कैसे है। अब जैसे एक क्वेश्चन उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा, मैं लोगों को बताता हूँ सिटीजन चार्टर। तो सिटीजन चार्टर पे मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अगर मुझे पता है, उसका डेफिनेशन पता है कि ये जो है कमिटमेंट है टुवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्वालिटी, टाइम, स्टैंडर्ड, अकाउंटेबिलिटी, रिड्रेसल ऐसे हो गए। फिर 1991 में जॉन मेजर गवर्नमेंट में हुआ, इंडिया में का हुआ। फिर उसका लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं, तो उसमें आपको सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, इस तरह के वर्ड्स यूज कर सके, और फिर जो क्वेश्चन की डिमांड है बस उतना ही हमें जानकारी चाहिए सर। तो मैं उसी पे फोकस किया कि पढ़ूं जितना, उसको मैं पेपर पे लिख सकूं। तो बस घटना, अगर किताब मुझसे पूछेंगे तो 1 से लेकर 6 पेपर जो जीएस वाले हैं, यानी 3 नंबर से 8 नंबर, तो मैं घटना चक्र पढ़ा। इसके अलावा मेरी एक चीज है, हम आंसर राइटिंग करते हैं कि वी आर अडॉप्टिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अदर वर्ल्ड्स। तो मैं बोलता हूँ आंसर राइटिंग में भी बेस्ट प्रैक्टिस करिए। आपका एक ग्रुप हो, क्योंकि आप 4 लोग होंगे तो 4 तरह के आंसर लिखेंगे, उनकी हर एक बेस्ट चीज को सर आप निकाल के अपने आंसर में डालिए, क्योंकि आप एक दिमाग से काम करते हैं तो सिर्फ अपना अकेला लिखेंगे, लेकिन अगर 4, 5, 6 का ग्रुप है तो 6 तरीके से लिखेगा, बस आपकी बेस्ट चीजों को एग्जाम लिखिए। तो मेरा एक ऐसा ग्रुप बन गया था जिनसे मैंने सीखा, मैं हर एक आदमी से सीखता गया, बाय वर्च्यू ऑफ गॉड जो ग्रेस है सर, और आपके आशीर्वाद से, कि मैंने उन सभी कॉपियों को अपने आंसर में डाल पाया सर। मेरा बस इतना स्ट्रेटजी था, आपको अच्छा आंसर लिखना है, वो आप जितना पढ़िए उसको लिख दीजिए बस,
और अगर सोर्सेज की बात करेंगे तो मैं वही घटना चक्र मेंस वाला पढ़ा था। इसके अलावा मेरे ग्रुप में कुछ लोग जैसे आईआर के अच्छे नोट्स बनाते थे तो मैं उनका ले लेता था, कोई डाटा फैक्ट बना रहा है तो मैं उसका ले लेता था। फिर मुझसे जो गाइडेंस होता था मैं प्रयास करता था उनके बताऊं कि ऐसे बनाना है, या फिर मैं खुद जो बनाता था तो आपस में एक्सचेंज करते थे। क्योंकि मैं फौज से हूं तो टीम वर्क मुझे ज्यादा पसंद है, और मुझे लगता है ज्ञान जो होता है, नॉलेज शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में जो है पास करने के लिए। यही मेंस की मेरी स्ट्रेटजी है। बहुत अच्छा भी आपने ग्रुप की चर्चा की, तो और आपने टीम वर्क की, तो उसी के साथ एक अनुशासन भी होता है, डिसिप्लिन भी होता है, और बिल्कुल आपकी बात वाणी से भी एकदम परिलक्षित हो रहा है। जो लोग देख रहे होंगे समझ में आ रहा होगा कि एक एक शब्द कितने अनुशासित रूप में और कितने प्रतिबद्ध रूप में निकल रहा है। तो आप ग्रुप से जुड़े रहे हैं, जो मूल्यांकन पद्धति रही है और जो सामान्य हिंदी की और निबंध की, उसके बारे में क्या आपका कहना है, और उससे आपने क्या क्या सीखा, कैसे सीखा? जी सर, चूंकि आरटीआई से मैंने अपने 2 मेंस की कॉपियां देखी है हिंदी निबंध की, तो और मैंने कॉपी भी लिखी है सर। जी तो एकदम हूबहू है, जितना नंबर आप सर देंगे उतना ही नंबर आप आयोग में पाएंगे, ये मेरा कहना है। चूंकि लगभग 7 मेंस लिखने के बाद और 3 इंटरव्यू देने के बाद और प्लस जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उससे कहता हूँ आप वैसा ही पाएंगे। और निबंध सर ने स्पेशली मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा कि सर का मैं प्रज्ञा प्रवाह चैनल देखता था, तो सर ने क्या किया था कि मेंस से पहले G20 पे 5 दिन पहले वीडियो निकाल दिया था। तो लगभग आप देखेंगे, पहले के वीडियोस देखिए और एनालाइज करिए कि सर ने वो बता दिए हैं लगभग जो क्वेश्चंस आने हैं, जो निबंध आने हैं। तो अगर सर के चैनल को फॉलो करते हैं तो एटलीस्ट जो है कि निबंध आपका बेहतर जा सकता है। जी, तो निश्चित रूप से जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, न केवल निबंध बेहतर जाएगा। अभी मंजेश जी ने चर्चा की थी आईआर के नोट्स की, और जो अच्छे उसमें इन्होंने संकलन किया है। तो जो प्रज्ञा प्रवाह टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहे हैं, उन सब में अभी जिनकी इन्होंने चर्चा की है, सनी पांडे डिप्टी एसपी हैं, शिवम गुप्ता हैं, कोषाधिकारी हैं, और आप मंजेश मौर्य जी हैं जो कि जिला पूर्त अधिकारी के रूप में। इन सब की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वह टेलीग्राम ग्रुप में प्रेषित की जाएगी। वो बिल्कुल निःशुल्क चैनल है टेलीग्राम का, उसमें आप सब लोग देख सकते हैं। बीच में और जो भी टॉपर्स रहे हैं, जीएम भी सिलेक्ट हुए हैं 2-3, तो उन सब की, विकास यादव जी हैं, प्रिंस हैं, बसंत सिंह डिप्टी एसपी है, तो इन सब की उत्तर पुस्तिकाएं भी, जो ग्रुप की उत्तर पुस्तिकाएं हैं और जो जीएस की उत्तर पुस्तिकाएं, वो भी प्रेषित की जाएंगी। तो इससे आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। अब फिर अगला पड़ाव आता है साक्षात्कार का। अभी मैं बिल्कुल आपको जज कर पा रहा हूँ कि जो आपका फ्लुएंसी है और जो शब्दों में आरोह अवरोह है, एक तरह से कहा जाता है जो सीसेट का फुल फॉर्म ही होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसमें जो कम्युनिकेशन स्किल है वो साक्षात्कार में विशेष रूप से देखी जाती है, समझी जाती है, और ढेर सारे पहलू होते हैं, संवेदनशीलता, सत्यनिष्ठा, सारी चीजें। तो क्या आप 3 साक्षात्कार दिए हैं, तो क्या आपका अनुभव रहा, और कुछ ऐसा रोचक प्रसंग, रोचक घटना मैं सभी सफल अभ्यर्थियों से पूछता हूँ, क्योंकि सबके मन में रहता है अरे क्या पूछा गया। ठीक है, आप बाहर निकलेंगे और ढेर सारे लोग खड़े रहते हैं, भाई बताइए क्या क्या पूछा गया। तो भाई बताइए क्या क्या पूछा गया। सर प्रथम तो माननीय कल्पराज सिंह सर के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू दूसरी बार था, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने उन्हीं के बोर्ड में दिया था। तो जैसे सर का नाम सुना तो मुझे लग गया कि मैं अच्छे नंबर पाऊंगा। अच्छा, पिछली बार 6 नंबर पाए थे? हाँ, 65 नंबर सर ने दिया था। जी जी। तो जाते उन्होंने पूछा कि दोनों टाइम उन्होंने पहले यही पूछा कि मतलब आप जो है कि क्या कर रहे हैं वर्तमान में। तो यह मेरे लिए बहुत अच्छी गौरव की बात है, मुझे कहने का अवसर मिला कि मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ सर, जिसने 19 साल 2 महीने सेना में सर्व किया है। तो यहाँ से शुरू हुई। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है, भारत मालदीव, भारत ब्रिटेन, और आप संगीत क्या पसंद करते हैं, कौन से गाने पसंद करते हैं, लोक संगीत क्या है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो मेरा 80% मतलब जो प्रश्न थे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स मैंने अपने आंसर के दौरान ऐसे छोड़ दिए थे जो उन्होंने पूछे, जैसे कि मैं अपने गांव का रोल मॉडल हूं, तो उन्होंने बोला जिले का डीएम बना दिया जाए तो आप कैसे रोल मॉडलिंग करेंगे हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और उसके बाद आपने अकेले हैं तो किस तरह जो अपने फैमिली को, अपने जॉब को और तैयारी को मैनेज किए हैं। और इसके साथ फिर उन्होंने पूछा कि हायर एजुकेशन के बारे में, यूपी इन्वेस्टमेंट के बारे में। और फिर उन्होंने ज्यादातर मेरे क्वेश्चन पूछा कि एयरफोर्स में जो आपने सीखा है वहां से ऐसी क्या क्या चीजें लानी चाहेंगे। तो मैंने एक अनुशासन बोला, तो बोले इसके अलावा कुछ तो हमका अनुशासन के माध्यम से सर जीवन में हम यह सीखते हैं। मैंने उनको जो हूबहू आंसर बताया था कि अनुशासन के माध्यम से जो है अपने जीवन को हम
एक नियमित ढंग से संपादित कर सकते हैं। और उसका विभिन्न फील्ड में है, जैसे अपने स्वास्थ्य के प्रति हम अनुशासन के माध्यम से रह सकते हैं। महिलाओं का सम्मान करना है, उसके लिए भी आत्मसंयम अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तभी अनुशासन की आवश्यकता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं जीवन में, एग्जाम कोई क्रैक करना चाहते हैं तब भी अनुशासन की आवश्यकता है। तो फिर वो बोले और कुछ इसके साथ बता सकते हैं, तो मुझे उसमें सर याद नहीं आया, लेकिन मैं अनुशासन को ही डिफरेंट डायमेंशन से बता पाया जो मैं समझ पाता था, क्योंकि सर वहाँ बनावटी आप बना नहीं पाते, जो आपके दिल में होता है तो आप वही बोलते हैं। उसके साथ एक और बोला जा सकता था, जो अभी हमने शुरू में ही बोला कि ये वायुसेना ऐसी सेवा है जहाँ पर धरती से आसमान की ऊंचाइयां तय की जाती हैं, तो ये निरंतर हमें प्रेरित करती है सर कि कैसे हम जमीन में रहते हुए आसमान की ओर उड़ सकते हैं। और ये वस्तुतः मनुष्य का लक्षण ही है, मतलब देवता और मनुष्य में जो डिफ्रेंसिएशन किया जाता है कि प्रकाश लक्षणा देवा कर्मणा मनुष्या कर्म लक्षणा, जो देवता होते हैं तो स्वयं दीप्तिमान रहते हैं, और आप में जो दीप्ति शब्द है नवा स्पृशा दीप्तम, तो ये जो मनुष्य हैं वो अपने कर्मों के द्वारा दीप्त होते हैं, अपने कर्मों के द्वारा प्रकाशित होते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे आपके उत्तर को जैसे वायुसेना की उड़ान होती है वैसे उड़ान दे सकते थे। तो ये बहुत अच्छा रहा। आप जो रोल मॉडल वाली बात है, निश्चित रूप से आप हमारे भी रोल मॉडल हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो आपका उत्तर था कि जिलाधिकारी के रूप में आपको जिलाधिकारी बना दिया जाता है, तो आप किस प्रकार से रोल मॉडल के रूप में, एक रोल मॉडल जिलाधिकारी के रूप में अपने आप को कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे स्थापित करेंगे, तो क्या उत्तर आपने दिया? सर मैंने सर्वप्रथम बनाया कि मैं खुद को अपने आप को इस तरह का इमिटेशन दूंगा कि लोग मतलब पहले मैं करके हर चीजों को दिखाऊंगा, साथ में लोगों को मोटिवेट करूंगा कि हायर एजुकेशन के लिए, कि हायर एजुकेशन किस तरह जो है आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, ईज ऑफ लिविंग कर सकता है। आप एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से जो है अपने लाइफ को जो है विकास की तरफ बढ़ा सकते हैं। फिर बोले नहीं और कुछ बताइए, तो मैं बोला सर मैं प्रयास करूंगा टेक्नोलॉजी का यूज करूंगा, मैक्सिमम युवाओं से मतलब रीच करने की कोशिश करूंगा। उन्हें बताऊंगा कि मतलब भारत के योगदान में, उत्तर प्रदेश के योगदान में, अपने परिवार, अपने सेल्फ के योगदान में जो है हायर एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, वो कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। तो बोले ठीक है। फिर वो कुछ डाटा फैक्ट्स पे आ गए थे। फिर जैसे मैंने बताया कि कुछ परसेंटेज बताया, तो सर जो बैठे थे मुझे लगता है बहुत ही डीप नॉलेज था। उन्होंने मुझे जिले वाइज जो होता है हमारा हायर एजुकेशन का टोटल इनरोलमेंट रेशियो का, हायर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, उन्होंने पूरा बता दिया। और फिर उन्होंने जब इंटरव्यू खत्म होने वाला था तो उन्होंने बोला कि मुझे आप जैसे अधिकारियों की आवश्यकता है और आप एक बेहतरीन कैंडिडेट है, एक्सीलेंट उन्होंने बोला था। और एक करंटली कोई डीएम बैठे हुए थे, उन्होंने वेरी गुड बोला। तो मुझे लगा नहीं इस बार अच्छा नंबर पाऊंगा। निश्चित रूप से अगर एक बोर्ड के द्वारा कह दिया जाता है कि मुझे आप जैसे अधिकारियों की आवश्यकता, तो वो बिल्कुल आपको ऊपर देखना चाहते हैं। और सनी के इंटरव्यू में ऐसा हुआ था कि जब कूटनीति की बात की थी, इनसे पूछा गया था, मैं अक्सर चर्चा करता हूँ कि राम और कृष्ण से क्या सीखना चाहेंगे, तो इन्होंने राम से तो मर्यादा, सब लोग जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन कृष्ण के बारे में जो इसने बताया कि कृष्ण से प्रशासन में कूटनीति सीखना चाहेंगे। और वो बिल्कुल इंटरव्यू का बहुत ही कूटनैतिक रूप रहा और चीज़ें बहुत अच्छी हुई। तो ये स्पष्ट रूप से संकेत ही था बोर्ड का कि मैं आपको बहुत ऊंचाइयों में देखना चाहता हूँ। तो ये अच्छा रहा। अब एक व्यक्ति के रूप में जो मंजेश है, उसका क्या विजन है और क्या करना चाहता है? एक पिता के रूप में अभी ये चर्चा हुई थी, एक पति के रूप में, और एक नागरिक के रूप में सिटीजन चार्टर की भी चर्चा हुई थी, और आपने अपने गांव के या जहाँ के आप रोल मॉडल की आपने बात की थी, उसके रूप में क्या मंजेश का विजन क्या है, क्या करना चाहता है जीवन में? सर्वप्रथम तो मैं अपने परिवार, माता पिता को, और सबसे ज़्यादा योगदान मेरी पत्नी का रहा, जिन्होंने मतलब तैयारी के दौरान जो है मुझे पता मतलब इतना समय दिया कि अब बच्चों को देख लेना और करना, और गुरुजनों का आशीर्वाद और अंततः ईश्वर के आशीर्वाद जो था सर, उसकी वजह से पाया हूँ। जहाँ तक विजन है तो मैं हमेशा से एक लक्ष्य रहा है कि युवाओं को मोटिवेट करना, ताकि वो जो है एक सही रास्ते पे चले और देश निर्माण में योगदान दे सकें। तो और उसके लिए क्या है, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है अपने आप से। मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा। ऑनेस्टी अगर शिक्षा के क्षेत्र में, अगर तैयारी के क्षेत्र में अगर हम सर बात करें, तो किसी के माता पिता मजदूर हैं, किसी के सरकारी कर्मचारी हैं, किसी के दुकानदार हैं, तो वो अपने बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं सर। तो मुझे लगता है वो जो एक एक पैसा उनके मतलब पढ़ाई पे लगाते हैं, उससे हमें जस्टिस करना चाहिए सर। और उनकी मेहनत, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे को सफल देखना हुआ चाहता है। अगर बच्चा सफल होता है तो जो मैं भी अभी महसूस पाया हाल फिलहाल में कि उनकी आंखों में एक चमक होती है। तो सर, तो आप देखिए अपने लिए, अपने परिवार, माता पिता के लिए, आपके लिए, आप अगर कोई मैरिड हैं तो आपकी वाइफ और आपके बच्चे हमेशा चाहते हैं कि वो मतलब एक रोल मॉडल के रूप में सिद्ध हो पाए, मतलब अपने दायित्वों को जो है निभा पाए। और मेरा विजन हमेशा ही, जब मैं तैयारी शुरू किया था
तो मैं क्या करता था, बहुत सारा ग्रुप इकट्ठा कर रखा था मेरे दोस्तों का कि अभी डिफरेंट फील्ड से, रेलवे और उसके बाद इंजीनियरिंग गांव में, ताकि वो बच्चों को गाइड कर सकें। तो शायद उसमें नहीं हो पाया इतना, शायद मैं जॉब में था और टाइम नहीं मिला, लेकिन अभी भी मेरा वही विजन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोग को मोटिवेट कर पाऊं और उनको जो जिस फील्ड में जुड़ना चाहता है, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, इंजीनियरिंग हो, प्राइवेट सेक्टर हो, या खुद से अपना सेल्फ करना चाहते हैं, तो अगर मैं उनको गाइड कर सकूं या फिर अपने डिफरेंट मित्र जो डिफरेंट फील्ड्स में हैं उनके थ्रू उनको गाइड कर पाऊं, यही मेरा है। और मेरी मेंस के दौरान ऐसे ग्रुप भी बना, तो मैं चाहता था कि एक पूरा अधिकारियों का ग्रुप ही तैयार हो, एक दो नहीं, और काफी हद तक सफल भी रहे। देखिए सनीश जानते हैं, शिवम जानते हैं कि हमारा करीब 15 लोग का ग्रुप ज्यादा ही जो है कि इस परीक्षा में 2023 में सफल हुआ है। और अभी भी विजन है कि भविष्य में भी जो अधिकारी हूँ, मतलब 2024 में उसके ऑनवर्ड्स में मैं ज्यादा से ज्यादा लोग को सफल में अगर मैं कुछ योगदान कर पाऊँ तो मेरे लिए सर एक सफलता होगी। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है, और यही है, ये जो फीलिंग है, ग्रुप फीलिंग इसको कहते हैं। और ये सोचिए कि हमारे प्रेम्बल का जो पहला वाक्य है, वही उसमें क्या लिखा है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। जी सर। तो जो वी फीलिंग है, यही हमको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। अभी दो चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो ग्रुप फीलिंग की बात आई, तो सबसे पहले इसी को इस प्रसंग में बता देते हैं कि हमने कक्षा 6 में, मुझे याद है कि एक अपठित पद्यांश आया था, उसमें लिखा था, वो इतनी अच्छी हमको पंक्ति लगी थी और एक तरह से वो दिल में बैठ गई, हृदय में। है कार्य ऐसा कौन जिसको न साधे एकता, है कार्य ऐसा कौन जिसको न साधे एकता, देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता, है एक एकादश हुए किसने नहीं देखे सुने ना। तो आप जो अभी आप बात कर रहे थे कि एक और एक क्या हो जाता है, 11 हो जाता है, एक एकादश हुए, एक एक मिलकर क्या हो जाते हैं, एकादश हो जाते हैं, किसने नहीं देखे सुने। तो ये भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए, और वास्तव में इसी में मनुष्यता है। अगर हम अपने लिए जी रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो बार बार कहा जाता है यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। तो हमें ये करना है कि आप ही नहीं चलना है, बल्कि मनुष्य के साथ चलना है, आगे बढ़ना है। चलने का मतलब चरे वेद करते हुए निरंतर आगे की यात्रा तय करनी है। दूसरी चीज एक और कि जब आपने कहा कि माँ बाप के आंखों में जो सफलता की चमक होती है, ये बिल्कुल बहुत ही संवेदनात्मक पहलू है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उसके पहले जो है पिताजी की लगभग तबीयत खराब रहती है। हर महीने 15 दिन में मैं यहाँ से प्रयागराज से गांव जाता, दवा लेकर के लिए जाता, और कभी बुखार, कभी सिर दर्द, कभी पैरों में दर्द, ढेर सारी बीमारियां लगी रहती थी। और जैसे ही मेरा परिणाम आया 2002 का ये था, 2005 में, तो पिताजी समझिए कि लगभग 3 वर्षों तक उनको कोई बुखार नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं। तो ये जो मतलब अंदर से जो उनका इम्यून सिस्टम है, उस प्रसन्नता का, इसको क्या कहते हैं, डोपामाइन, जी सर, जी सर, इतना अधिक प्रवाहित होने लगा कि वो सारी चीजें बिल्कुल नेपथ्य में चली गई। तो निश्चित रूप से हम जो करते हैं तो उससे हमारा जो बस होता है, जब हम बात बोलते हैं तो केवल हम नहीं बोल रहे होते हैं ना, हमारे माँ बाप, हमारा परिवेश सब इकट्ठा बोलता है, हमारी वाणी, शब्द हमारे रहते हैं, लेकिन उससे पूरा हमारी संस्कृति का दर्पण होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम सफल होते हैं तो केवल हमारी सफलता नहीं होती है, बल्कि हमारे पूरे परिवेश की सफलता होती है। जो हमारा आह्लाद होता है, जो प्रसन्नता होता है, जो उत्सव होता है, पूरे परिवेश का उत्सव होता है। तो ये उत्सव धर्मिता हमेशा बनी रहे। अभी आप डीएसओ में हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर है, मैं चाहूँगा कि डी बना रहे, लेकिन आगे का जो 2 शब्द हैं वो हटे, वो कलेक्टर आ जाए वहाँ पर। जी सर, आपका आशीर्वाद निश्चित रूप से रहेगी तो जरूर होंगे सर। तो ठीक है, फिर इसका यहीं पे समापन करें कि और कुछ कहना चाहते हैं? एक लाइन आपकी बातों क्रम में मुझे याद आया, मैं जोड़ना चाहूंगा कि जैसे किताब 600 पेज की होती है तो बोलते हैं एकता में शक्ति होती है। तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा, अगर जैसे लूसेंट का मैं एग्जांपल के माध्यम से सुनाना चाहूंगा, उसके अगर सारे सेक्शन को अलग कर दिया जाए 50-50 पेज के, 600 पेज का लूसेंट पढ़ना पूरे साल में मुश्किल नहीं, शायद रिवाइज नहीं कर पाओ। लेकिन आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अगर अलग अलग कर दी तो शायद एक दिन में आप खत्म करोगे, 2-2 दिन में। तो मैं ये कहूंगा कि वो एकता को जो है आप रिवर्स इंजीनियरिंग जो मैं बात किया था वहां पे करिए, किताब को 6 भागों में बांट दीजिए, आप जल्दी से पढ़ जाएंगे। अदरवाइज 600 पेज की किताब देख के ही लगता है कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और दूसरा मेरी तरफ से यही है कि ईमानदारी से कठिन मेहनत करिए, लगातार मेहनत कीजिए और एक सूत्री
क्रम होना चाहिए। मतलब अगर तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ तैयारी, आपके दिमाग फोकस्ड होना चाहिए। हो सकता है इस दौरान आपको 1.5 साल अपने मित्रों से बात न करने का मौका मिले, लेकिन जिस दिन आप सफल होंगे, वो मित्र, वो समाज, आपके सब, हर कोई गर्व करेगा, जो मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ। तो अपने जीवन में जो है थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप ऐसे पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा मुश्किल होता है, आपको लंबा समय लगेगा। क्योंकि वार और हमारे कहावत है उसमें कि वार जो है वन विद द स्ट्रेटजीज, ऐसे एग्जाम जो है स्ट्रेटजी के साथ होता है। बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मैं जो बिलीव रखता था, मुझे उतना ज्ञान नहीं है जितना शिवम भाई और शायद सनी जी में होगा, लेकिन मुझे जो ज्ञान है मैं चाहता हूँ उसको पूरा अप्लाई कर लूँ। अब जैसे वो सिंपल, आप जो भी है, जैसे आप बोलते हैं खाना खाना है, हाथ धो के हम पढ़ते हैं खाना चाहिए, कई लोग बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं कई बार। तो यही कहने का मतलब है कि जो पढ़िए उसको जीवन में उतारिए और निश्चित रूप से सफल होंगे। और बस यही मेरा कहना है। बिल्कुल सही है जो आपने बात कही है। ये रेने डेकार्ट्स, इनको वेस्टर्न फिलासफर का फादर कहा जाता है, जी सर। मॉडर्न वेस्टर्न फिलासफर का, आधुनिक दर्शन का। तो उसने कहा था कि उसकी 4 लाइनें हैं, 4 सूत्र हैं। सबसे पहले अपनी समस्या को छोटे छोटे रूपों में बांट लो। जी सर। फिर छोटे से शुरू करो, फिर आगे की ओर बढ़ो। दूसरा सूत्र है, तीसरा सूत्र है कि फिर समाकलन, जो आप कहते हो, तो चीज़ों को देख लो, कोई चीज़ छूटी नहीं है। और अंत में फिर आप देखोगे कि क्लियर एंड डिस्टिंक्ट, स्पष्टता और स्पष्टता के साथ चीज़ें आपके समक्ष होंगी। और अभी आप मित्रता की जो आपने बात की कि हो सकता है मित्रों से बात ना हो, इनसे बात ना हो, उनसे बात ना हो, तो इसी में एक सरल फिलासफर है, मैं अक्सर चर्चा किया करता हूँ कि अपनी समस्याओं को क्या करना है, ब्रैकेट में डाल देना है। आप इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, मैथ की बात कर रहे थे, तो उसमें होता क्या है कि हम अपनी समस्याओं को ब्रैकेट में, जैसे छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, इस प्रकार से मझला ब्रैकेट होता है। तो ठीक इसी प्रकार से कुछ चीज़ें हैं जिनको लगता है कि नहीं अभी नहीं हो पाएंगे, तो उनको छोटे ब्रैकेट में। फिर कुछ ऐसे हैं, तमाम सामाजिक कार्य होते हैं, व्यवहार की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें जब अपने लक्ष्य की ओर हमको पढ़ना है, जैसे ठीक है अर्जुन ने क्या किया, अपने गुरु को, पिता को, जितने भी लोग हैं, जितना भी परिवेश था, भाई को, सबको ब्रैकेट में डाला। क्या वो केवल क्या किसको देख रहा था, आँख को देख रहा था। जबकि युधिष्ठिर क्या देख रहे थे, किसी को ब्रैकेट में नहीं डाले, कहे गुरु जी मुझे आप दिख रहे हैं ना, पेड़ दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, पूरा संसार दिख रहा है। तो उनका ठीक, जाओ सबको देखो और तुम निशाना लगाने के योग्य, लक्ष्य संधान के योग्य नहीं हो। महाभारत का बहुत अच्छा प्रसंग है। तो उसमें वो कहते हैं कि आप क्या देखते हो, अर्जुन से पूछे तो उन्होंने कहा कि सिरा पश्यामि गुरुदेव। तो फिर कहा कि पुनर्ब्रूहि, कहा कि मैं केवल सिर देख रहा हूँ चिड़िया का। तो उनका पुनर्ब्रूहि। तो फिर उन्होंने कहा कि अक्षि मात्रम पश्यामि, मैं केवल क्या देख रहा हूँ, अक्षि, अक्षि माने आंख, केवल आंख देख रहा हूँ और कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। मतलब क्या है कि और सारी चीजें ब्रैकेट में होनी चाहिए। तो आपके लिए और सभी के लिए परामर्श है कि बिल्कुल अभी आप सफल हुए हैं, बधाइयों का तांता है, सारी चीजें हैं, लेकिन इनको कुछ दिन के पश्चात इनको ब्रैकेट में डाल करके और अगला फिर क्या देखना है, केवल डिप्टी कलेक्टर देखना है। और फिर जब हमारा मंजिल अगली बार आएगा तो यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर के रूप में इंटरव्यू देगा। इसी कामना के साथ बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। ओके।